मेरा नाम आलेखा है। मैं और मेरी माँ भाभी से नफरत किया करते थे। भाभी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कई बार मैंने और माँ ने भाभी को मारने की भी कोशिश की, लेकिन हम दोनों हर बार नाकामयाब रहे। लेकिन जब भाभी ने बेटी को जन्म दिया तो हम दोनों माँ बेटी के दिल में भाभी के खिलाफ नफरत और जलन और ज्यादा बढ़ गई थी, और ये बच्ची हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए मैंने और मेरी माँ ने भाभी को जान से मारने का इरादा कर लिया। जिस अस्पताल में भाभी ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, हमने भाभी और उनकी बेटी को मारकर उसी अस्पताल के पीछे वाले गार्डन में गड्ढा करके दबा दिया। मेरे भैया पहले ही काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, और भैया की गैर मौजूदगी में भाभी और उनकी बेटी को रास्ते से हटाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। हम दोनों नहीं चाहते थे कि भैया को हमारी सच्चाई पता चले। भैया तो पूरे 1 महीने बाद घर वापस आने वाले थे। हमने उनको नहीं बताया था कि उनकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है। हालांकि हम में से किसी ने भी उनको ये खबर नहीं पहुंचाई थी। भाभी और उनकी बेटी को जान से मारने के बाद हम दोनों माँ बेटी सुकून से हो गए थे। लेकिन जैसे ही दिन निकला तो अस्पताल में एक अजीब सा शोर मचने लगा। जैसे ही हम लोग बाहर की तरफ भागे तो भैया को सामने देखकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। सुबह सवेरे का टाइम था और मैं गहरी नींद में सो रही थी। आज मुझे नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? भाभी ने जल्दी से घबराते हुए शब्दों में माँ से कहा कि जी माँ जी, मैं अभी आपको नाश्ता देती हूँ। वो आलेखा के कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। आपने ही तो बोला था कि आलेखा उठने वाली होगी, सबसे पहले उसके कपड़ों पर इस्त्री कर दो, वरना उसे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। माँ कहने लगी कि तूने कभी कोई काम समय पर किया है? ये काम दिए हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो गया और 1 घंटे से तू आलेखा के कपड़ों पर इस्त्री ही कर रही है। यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। भाभी ने कहा कि नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मैं अभी उठी और कहने लगी कि अरे माँ, ये किस बात का शोर मचाया हुआ है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जिस दिन से ये औरत इस घर में आई है, मैं सुकून की नींद नहीं सो पाई हूँ। माँ कहने लगी कि बेटा, पता नहीं हमारी सुकून भरी जिंदगी कहाँ चली गई। मैंने तो तेरे भाई से मना किया था कि इस लड़की से शादी ना करे, मगर उसने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरी भाभी, जिनका नाम श्वेता था, वो खामोश खड़ी हुई किचन में माँ के लिए चूल्हे की एक तरफ पर चाय चढ़ा रही थी तो दूसरी तरफ पराठे बना रही थी, और फिर जल्दी जल्दी उन्होंने मुझे और माँ दोनों को ही नाश्ता दिया। भैया भाभी की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे। मेरे भैया, जिनका नाम मुकुल था, वो अपनी माँ और मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। पापा के मरने के बाद भैया ने वादा किया था वो अपनी माँ और बहन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। भैया अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे और मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को फौरन ही पूरी कर दिया करते थे। वो माँ का भी बहुत ख्याल रखते थे। माँ को अगर छोटी सी भी तकलीफ होती तो भैया फौरन ही उन्हें डॉक्टर के लेकर भागते थे और उन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देते थे। मैं भी घर का कोई काम नहीं करती थी। मेरी उम्र 18 साल थी और मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। भैया ज्यादातर हमें बाजार से ही खाना लाकर दिया करते थे। थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई होती थी, वो तो मैं और माँ मिलकर कर लिया करते थे। माँ भैया से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। भैया जब हम दोनों की फिक्र करते थे तो हम दोनों को ये सब बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से कहती थी कि माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया हमेशा से ही ऐसे रहें, क्योंकि हमारे पड़ोस वाली जो नीलम है, उसका भाई तो अपनी बहन को मुंह भी नहीं लगाता, ना ही वो अपनी माँ से ठीक से बर्ताव करता है। मगर मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरे भैया ऐसे ही रहें। माँ कहती थी कि बेटा, इसी तरह से रहेगा। अरे नीलम के भाई की तो शादी हो गई है, उसकी पत्नी ने उसे अपने वश में कर लिया, मगर मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगी। शादी से पहले बेटे अपने घर वालों के होकर रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी के पल्लू से बन जाते हैं। उसके बाद ना तो उन्हें अपना परिवार नजर आता है और ना ही परिवार के सदस्यों की कोई तकलीफ। मैं ऐसा दिन कभी नहीं आने दूंगी। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह जाती थी। मैं कहती थी कि माँ, क्या कभी भैया की शादी ही नहीं होगी? क्या आप उनकी शादी कभी नहीं करवाओगी? माँ कहती थी कि हाँ, मेरा इरादा यही है, क्योंकि मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपना सारा ध्यान और अपना सारा प्यार हमारे ऊपर ही लुटाए। कोई तीसरा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रखना है तो उसकी शादी मुझे कभी नहीं करनी, वरना शादी के बाद वो अपनी पत्नी और उसके बाद बच्चों में घिरकर रह जाएगा। फिर तो हमें कभी नजर उठाकर भी नहीं देखेगा।
मैंने माँ से कहा, आप ये बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? जरूरी नहीं कि मेरे भैया भी शादी के बाद बदल जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जैसे अब हैं ऐसे ही शादी के बाद भी रहें। माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हर मर्द शादी के बाद बदल जाता है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे इस बात का बहुत तजुर्बा है। अरे जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने अपने पति को भी अपने इशारों पर नचाया था। फिर तुम्हारे पिता ने कभी भी अपने घर वालों को पलटकर नहीं देखा था। फिर वो हमेशा वही किया करते थे जैसा मैं उनसे कहती थी। माँ की इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान रह जाती थी और कभी कभी तो मुझे माँ की कही हुई सारी बातें बिल्कुल ठीक लगती थी कि अगर भैया अपनी पत्नी के कहने पर चलने लगे और हमें भूल गए तो फिर हम दोनों का क्या होगा? हमारी ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा? वक्त इसी तरह से गुजरता गया और हम दोनों माँ बेटी भैया का खूब फायदा उठाया करते थे। मेरा जब जिस चीज को खाने का मन करता मैं भैया से फोन करके कह दिया करती थी तो भैया उसे घर पर ही डिलीवर करवा दिया करते थे। मुझे जैसा कपड़ा पहनने का मन करता भैया मुझे उसको खरीदने के लिए पैसे दे दिया करते थे। भैया कहते थे कि मेरी दुनिया तुम दोनों ही तो हो, अब मैं तुम दोनों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा? हमारी जिंदगी सुकून से और बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन भैया ने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। ये बात जब मैंने और माँ ने सुनी तो हम दोनों के तो होश ही उड़ गए। मुझसे ज्यादा हैरान तो मेरी माँ हो रही थी। माँ को तो भैया से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। माँ समझती थी कि भैया ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते हैं, वो तो किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देख सकते। मगर आज तो भैया ने डायरेक्टली माँ से अपनी पसंद जाहिर की थी और शादी के लिए भी कह दिया था। भैया को भी माँ से पूरी उम्मीद थी कि माँ फौरन ही इस रिश्ते के लिए मान जाएंगी। मगर माँ ने भैया से यही कहा कि बेटा अभी तुम्हारी शादी करने की उम्र नहीं है, क्योंकि माँ भैया को साफ साफ ये नहीं बता सकती थी कि वो उनकी शादी ही नहीं करवाना चाहती। भैया कहने लगे कि अरे माँ, मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ, काबिल हूँ, तो फिर अब शादी की और कौन सी उम्र आएगी? ये कहकर भैया जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि माँ, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उसका नाम श्वेता है, वो बहुत अच्छी है, मुझे पता है कि आप उसे देखते ही पसंद कर लोगी। मैं माँ के चेहरे को गौर से देख रही थी, जिनको शायद भैया की बातों पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो उनसे कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि माँ ने पहले ही जो सोचा हुआ था उनका वही सोचा हुआ अब नाकाम हो रहा था। भैया ने कहा था कि माँ, मेरी खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो ना। मैं भी इंतजार में बैठी हुई थी कि माँ अब आगे क्या करने वाली है, मगर मैं उस समय हैरान हुई जब माँ ने फौरन ही बिना कुछ सोचे समझे भैया से कह दिया कि अच्छा बेटा, तो बताओ वो लड़की कहाँ रहती है, मैं उसके घर कल ही आलेखा को ले जाकर रिश्ता पक्का करके आती हूँ। माँ ने भैया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहने लगी कि मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुमने सच कहा बेटा, तुम बड़े हो गए हो और मुझे अपने बेटे की शादी के बारे में तो पहले से ही सोच लेना चाहिए था। मगर बेटा ये ध्यान रखना कि हर माँ के लिए उसका बच्चा छोटा ही रहता है। भैया ने माँ के दोनों हाथों को हाथ में थामा और कहने लगे कि आप सच कह रही हो माँ, आप बहुत अच्छी हो, मुझे पता था कि आपके लिए मेरी खुशी बहुत जरूरी है। भैया ने खुश होते हुए अपना एक हाथ जेब में डालकर मोबाइल निकालने की कोशिश की और कहा कि मैं अभी आपको श्वेता का फोटो दिखाता हूँ। इतने पर ही माँ ने कहा, अरे बेटा नहीं नहीं, तुम्हें फोटो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जिस लड़की को मेरे बेटे ने पसंद किया होगा वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं होगी, बल्कि वो तो दुनिया की सबसे अलग और स्पेशल लड़की होगी। मेरे बेटे की पसंद भला आम कहाँ हो सकती है? भैया ने वापस अपना हाथ निकाल लिया और खुश होकर कहने लगे कि माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ही करता रहूंगा। मैं तो माँ और भैया को देखकर हैरान हो गई थी कि माँ तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि कभी भी मैं मुकुल की शादी नहीं होने दूंगी, और अब तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए मान भी गई थी। भैया के घर से बाहर जाते ही मैंने माँ से कहा, अरे माँ, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे तो तुमसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब भाभी घर में आ जाएगी तो हम दोनों का क्या होगा? ऐसा आप ही तो कहती थी कि बीवी के आने के बाद बेटा बदल जाता है। माँ कहने लगी कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे अपने बेटे का दिल जीतना था। मैं भी तो देखूं कि वो लड़की कौन है जिसने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मैंने फिर से माँ की तरफ देखा और कहा, तो क्या आप सच में भैया की शादी करवाना चाहती हो? माँ कहने लगी कि हाँ,
शादी तो मैं तुम्हारे भाई की पसंद से करवा दूंगी ताकि उसके दिल में मेरे लिए और गहरी जगह बन जाए, लेकिन जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है एक बार वो इस घर में आ जाए, फिर मैं उसे अपने इशारों पर ऐसा नचाऊंगी कि वो कभी भी मेरे बेटे को मुझसे अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगी। अगर मैं तुम्हारे भाई की पसंद को इनकार कर देती तो वो मुझसे नाराज हो जाता और फिर धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगता। सोचने लग जाता कि उसने सारी जिंदगी हमारा कितना ख्याल रखा, हमारी खुशियों का ख्याल रखने की खातिर कभी उसने अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। यही बात उसके दिल में चुभ जाती और वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाता। बस यही सब कुछ सोचकर मैंने अपने बेटे की बात मान ली है। मैंने तो माँ को दाद दी और ताली बजाते हुए कहा कि माँ, आप तो सच में ग्रेट हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आप तो बड़ी दूर की सोचती हो। माँ के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट थी और फिर अगले ही दिन मैं और मेरी माँ भैया की पसंद की लड़की को देखने और उसके घर उसका हाथ मांगने के लिए चले गए थे। लड़की तो सुंदर थी मगर गरीब घर की थी। लड़के वालों के लिए खुशकिस्मती थी कि उनकी बेटी के लिए इतने अच्छे और काबिल लड़के का रिश्ता आया था। कुछ समय के बाद ही भैया की शादी हो गई और फिर उस दिन के बाद से ही माँ ने उसे अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। पहले जो हम माँ बेटी थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे, अब भाभी के घर में आ जाने से हम दोनों किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया करते थे। सारा काम भाभी ही किया करती थी और माँ भाभी के कामों में जानबूझकर कमियां निकालती थी, उन्हें जानबूझकर कामों में उलझाए रखती थी ताकि वो भैया से ज्यादा दूर रह सके और भैया ज्यादा उनके दीवाने न बने। शादी के बाद से ही माँ की आंखों में वो बहुत ही खटकती थी, बल्कि माँ का तो लक्ष्य ही यही था कि वो भाभी को भैया की जिंदगी से खामोशी से निकाल बाहर फेंके। लेकिन अभी भाभी नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए माँ भैया के सामने उनसे कुछ नहीं कहती थी, मगर भैया के घर से निकलते ही भाभी को घर के कामों में इस तरह से उलझा दिया जाता था कि भाभी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। शादी के बाद भैया भाभी को कहीं घूमने भी नहीं ले जा सके थे, क्योंकि जब जब भैया भाभी से तैयार होने के लिए कहते, माँ उन्हें कोई ना कोई काम बता दिया करती थी और कहती थी कि बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आज का दिन तुम लोगों के जाने के लिए ठीक नहीं है। हमारे यहाँ इस दिन नई नवेली दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। अब भैया तो वैसे भी माँ की बातें बहुत अच्छे से मानते थे, इसलिए जैसा माँ कहती वो वैसा ही किया करते थे और इस सब से भाभी बिल्कुल खामोश रहती थी। शादी के बाद उन्होंने माँ से एक बार बहस करने की कोशिश भी की थी, तो माँ ने उनका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया था और कहा था कि अगर मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। तू जानती है कि मेरा बेटा हमेशा मेरी ही बात मानता है, तू उससे कुछ भी कहेगी वो तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए कभी भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। मैं भी हमेशा भाभी की जासूसी करने में लगी रहती थी। हम लोग भाभी को तंग करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। इस सब की वजह ये थी कि भाभी एक गरीब परिवार की लड़की थी और हमें लगता था कि वो इस घर में हमारी जगह लेने के लिए आई हैं, मगर वो तो हमारी किसी भी बदतमीजी और किसी भी जुल्म पर अपना मुंह खोलती ही नहीं थी, हमेशा खामोशी रहती थी। भैया को भाभी की सादगी और उनकी मासूमियत ही पसंद आई थी, इसलिए वो उनसे शादी करने के लिए बेचैन हो रहे थे। भाभी माँ के ताने भी हर तरह से बर्दाश्त किया करती थी, मगर पलटकर उनमें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मेरी माँ को हमेशा यही शिकायत रहती कि उनके बेटे मुकुल को एक ऐसी पत्नी मिली, इसके आगे पीछे उनका बेटा घूमता रहता है। हालांकि भैया भाभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। भैया भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके साथ हमेशा खुश रहते थे और यही खुशी हम दोनों माँ बेटी के दिल में आग लगा देती थी। भैया भाभी की शादी को जब 1 महीना हुआ तो भैया अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए घर में केक भी लेकर आए थे और उन्होंने पहले ही महीने की एनिवर्सरी पर भाभी को सोने की चेन भी गिफ्ट की थी। ये सब देखकर हम दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी नहीं रहा गया और अगले ही दिन माँ ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि आइंदा मेरे बेटे से किसी भी तरह की फिजूल खर्ची मत करवाना। मैं जानती हूँ कि तूने ही उससे कहा होगा सोने की चेन लेने के लिए, और ये एनिवर्सरी और फालतू के चोंचले यहाँ इस घर में नहीं चलेंगे। भाभी डर गईं और कहने लगी कि नहीं माँ, मैंने मुकुल से नहीं कहा था कि वो मेरे लिए ये सब कुछ करे, बल्कि वो तो अपनी खुशी से मेरे लिए गिफ्ट और केक लेकर आए थे। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी खुशी के लिए? मेरे भाई शादी के 1 महीने की एनिवर्सरी पर ही सोने की चेन ले आए? कभी उन्होंने तो मुझे सोने का गिफ्ट नहीं दिया। थोड़े से पैसे और मामूली से छोटे मोटे तोहफे देकर ही हर साल उन्होंने मेरे बर्थडे पर मुझे निपटा दिया है। मगर तुम्हारा नसीब तो बड़ा ही चमकता हुआ निकला।
मैंने माँ से कहा, माँ अभी से ही इस पर लगाम लगा लो, इसने घर में आते ही मेरे भाई की जेब को बर्बाद करना शुरू कर दिया, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ कहने लगी कि बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगी। माँ ने भाभी से सख्ती से मना कर दिया था कि आइंदा तुम्हारा पति कभी तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहे या फिर तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाने के लिए कहे, और अगर लेकर भी आ जाए तो तुम कभी उस गिफ्ट को ना लेना। भाभी ने तो माँ की बातों पर ऐसे सर हिलाया जैसे वो उनकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। भाभी की आंखों में आंसू थे, मगर हम दोनों माँ बेटी की आंखों में भाभी के प्रति जलन और गुस्सा था। भाभी हर तरह से हमें खुश करने की कोशिश करती थी। वो मेरी और माँ की हर सख्त से सख्त बात आसानी से बर्दाश्त कर लिया करती थी और भैया से भी हमारी कोई शिकायत नहीं करती थी। पिछले कुछ महीनों से माँ का बिहेवियर भाभी के साथ बहुत सख्त होता जा रहा था। जब से माँ को ये पता चला था कि भाभी माँ बनने वाली है, माँ के बिहेवियर में और ज्यादा सख्ती आ गई। वो यही सोच रही थी कि अब मुकुल अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों में भी खो जाएगा और उसकी पत्नी की अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अहमियत बढ़ने का मतलब यही है कि फिर हम दोनों माँ बेटी अपनी अहमियत भैया की नज़र में खो देंगे। फिर भैया अपनी पत्नी और अपने बच्चों में ही लगे रहेंगे। फिर तो हम लोग इस घर में एक बेफजूल की चीज़ बनकर रह जाएंगे जिसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। माँ चाहती थी कि ये बच्चे इस दुनिया में आए ही नहीं, इसलिए जब से माँ को ये बात पता चली थी तो माँ ने भाभी को समझाने की कोशिश की थी कि अभी तुम्हें बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए और मेरी मानो तो तुम अबॉर्शन की दवाई खा लो। मगर भाभी ने उनसे मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी माँ जी, ये मेरी और मुकुल की मोहब्बत की निशानी है। मुकुल को जब से ये खबर मिली है कि वो पिता बनने वाले हैं तब से वो बहुत खुश है और मैं उनसे उनकी ये खुशी छीन नहीं सकती। माँ ने जल्दी से बात को पलटा और कहा कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि अभी तुम लोगों की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, पहले तुम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय कर लो, उसके बाद ही बच्चों के बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। माँ भाभी से साफ साफ शब्दों में ये बात करके खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, और अगर भाभी ने गलती से भी इस बात के बारे में भैया से माँ की शिकायत कर दी तो फिर भैया के दिल में माँ के लिए कमी आ सकती थी। माँ बहुत पछता रही थी कि ये सब क्या हो गया। मैं जितना इस औरत से अपने बेटे को दूर रखने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये मेरे बेटे को कोई ना कोई ऐसी हरकत करके अपनी तरफ उलझा लेती है। माँ और मैं परेशान हो गए थे, इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि हमें भाभी को नुकसान पहुंचाना होगा ताकि उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि भैया को जब से पता चला था कि भाभी प्रेग्नेंट है तब से ही वो उनके लिए खाने पीने का ढेर सारा सामान ला रहे थे। वो बहुत खुश थे और ज्यादातर समय अपनी पत्नी के साथ ही गुजार रहे थे। भैया पहले जो ऑफिस से आते ही सबसे पहले मेरे और माँ के पास बैठा करते थे, अब वो आते ही अपने कमरे में चले जाते थे और जो भी सामान भाभी के लिए लाते थे उनके हाथ में दे दिया करते थे। बस तब से ही माँ ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके इस बच्चे को खत्म करके ही रहेंगी। इसलिए माँ ने एक दिन एक प्लान बनाया। माँ ने छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर तेल डाल दिया और भाभी से कहने लगी कि ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश पड़ेगी, छत पर कपड़े फैले हुए हैं, जाकर ले आओ। भाभी ने अपना सारा काम छोड़ा और छत पर जाने ही वाली थी। अचानक घर का दरवाजा बजने लगा और भाभी पहले दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजे पर देखा तो भैया थे। भैया उस दिन बड़ी जल्दी ऑफिस से घर आ गए थे। ये देखकर तो हम दोनों हैरान हो गए थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर काफी खुश हुए। उसके बाद भैया उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाने लगे क्योंकि वो आने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े और सामान लेकर आए थे और वही सामान वो भाभी को दिखाना चाहते थे। भाभी ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे छत से कपड़े लेकर आने हैं, अगर बारिश हो गई तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। मगर भैया ने जबरदस्ती उन्हें छत पर जाने से रोक लिया और कहने लगे कि कपड़े आलेखा ले आएगी। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई कि नहीं, मैं छत पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं छत पर चली गई तो सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल जाएगा और मैं गिर जाऊंगी, जिसकी वजह से मुझे काफी चोट आएगी। मैं तो डर गई थी। मैंने भैया से मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। इतने पर ही माँ ने मेरा हाथ दबाया और कहने लगी कि अच्छा बेटा, तुम बहू के साथ कमरे में जाओ, आलेखा ही कपड़े ले आएगी। मैंने चौंक कर माँ की तरफ देखा कि वो मुझे बलि का बकरा क्यों बनाना चाहती हैं। वो दोनों खुशी खुशी कमरे में चले गए और हमारा प्लान यहीं पर फ्लॉप हो गया। अगले दिन माँ भाभी के लिए मेडिकल स्टोर से जाकर मिसकैरेज करने वाली दवाइयाँ ले आई थी। शाम के टाइम जब हम लोगों ने चाय पी तो माँ ने खामोशी से भाभी के चाय के कप में वो दवाई मिला दी थी
ताकि दवाई मिली हुई चाय को भाभी पी ले तो उनका मिसकैरेज हो जाए। मगर भाभी ने जैसे ही दवाई वाली चाय पीने की कोशिश की तो अचानक उनका मोबाइल बजने लगा। भाभी ने मोबाइल लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो अचानक उनकी चाय का कप उनके हाथ से छूट गया, जिसकी वजह से सारी चाय जमीन पर गिर गई। इस पर माँ को बहुत गुस्सा आया था और माँ ने भाभी को बहुत डांट लगाई थी और अब फाइनली हमारा ये दूसरा वाला प्लान भी फ्लॉप हो गया था। माँ की भाभी से दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही थी। भाभी की प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों में माँ ने हर तरह से कोशिश की कि भाभी का बच्चा इस दुनिया में ना आ सके, लेकिन मेरी माँ कामयाब न रह सकी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे के साथ साथ श्वेता को भी मार कर रहूंगी। मगर कैसे? जब ये सवाल मैंने माँ से किया तो माँ कहने लगी कि जब भी कोई अच्छा मौका होगा तब। अब मुझे श्वेता की मौजूदगी इस घर में बहुत खल रही है, क्योंकि मेरा बेटा पूरी तरह से इसका ही होकर रह गया। क्योंकि जब से भाभी प्रेग्नेंट हुई थी, भैया उन पर बहुत खर्चा कर रहे थे। पहले कभी उन्होंने हमारे खर्चे में कोई कमी नहीं आने दी थी, लेकिन अब तो वो काफी समय से ना तो हमें कहीं घुमाने बाहर ले जाते थे और ना ही अपनी पत्नी के अलावा हमारे लिए कुछ खाने का लेकर आया करते थे। अब तो जैसे उनको हमसे कोई मतलब ही नहीं रहा था। माँ को अगर किसी सामान की जरूरत होती और वो भैया से कहती कि बेटा मुझे जाकर ये सामान दिलवा लाओ, तो भैया उनको फौरन इनकार कर दिया करते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, वो माँ को पैसे दे दिया करते थे और कहते थे कि माँ आप आलेखा के साथ बाजार जाकर अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर आ जाओ। ये सब माँ को बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे भाभी की डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा था। अब उनका आखिरी महीना चल रहा था और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, मेरी माँ के दिल में भाभी और उनके बच्चे के लिए नफरत भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मेरे भैया की खुशी डबल हो गई थी। वो तो बहुत ज्यादा खुश थे और दिन रात आने वाले बच्चे के बारे में ही बातें करते रहते थे। इन पूरे 9 महीनों में मेरी माँ ने भाभी को पहले से भी ज्यादा परेशान किया था। परेशानी के हालात में भी भाभी से बहुत सारा काम करवाया था ताकि उनका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन ऊपर वाले को ऐसा मंजूर नहीं था। डॉक्टर ने भाभी के डिलीवरी का टाइम 1 हफ्ते बाद का दिया था, लेकिन भैया को तो ये 1 हफ्ते का समय जैसे 1 साल की तरह लगता था। वो तो बस चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी गोद में उनका बच्चा आ जाए और उनकी पत्नी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में भाभी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उनको आराम करने को बिल्कुल भी नहीं मिला था, इसलिए वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। भैया पूरी तरह से उनका ख्याल रख रहे थे और डॉक्टर से भी उनका प्रॉपर चेकअप करवाया करते थे। मगर अब भाभी की डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही भैया को उनके ऑफिस से खबर मिली कि उनको ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। इस खबर से भैया बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि यहाँ इस समय वो भाभी के साथ रहना चाहते थे, मगर अब उनकी मजबूरी थी। जब माँ को ये बात पता चली तो माँ ने भैया को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाने के लिए उकसाया और कहा कि यहाँ बहू के साथ मैं और आलेखा है, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। माँ ने साथ ही उनसे ये भी कहा कि तुम चले जाओ, क्योंकि इस समय पैसे की ज्यादा जरूरत है। बच्चा आ जाएगा तो खर्चा भी डबल हो जाएगा, इसलिए बेटा पहले तुम अपने काम की तरफ देखो। भैया उदास हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं और भैया का काम भी बहुत जरूरी था, इसलिए वो अगले ही दिन अपनी पैकिंग करने के बाद दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ भाभी भैया के जाने से बहुत उदास थी, क्योंकि ऐसे समय पर उन्हें भैया के साथ की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन माँ और मेरा रास्ता साफ हो चुका था, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते थे कि भाभी की डिलीवरी के समय भैया उनके साथ न हो। माँ भाभी से अपना बदला पूरा करना चाहती थी। अब माँ ने अपने दिमाग में ठान लिया था कि वो कुछ भी करके भाभी की जान लेकर ही रहेंगी। लेकिन रात का समय था जब अचानक भाभी को लेबर पेन होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो दर्द से बहुत चीख रही थी। काफी समय तक तो मैं और माँ उनको अस्पताल लेकर नहीं गए। माँ कहने लगी कि ये इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगी, मगर भाभी दर्द से बहुत चिल्ला रही थी और उनकी आवाज आसपास के घरों में जा रही थी। वो रात के लगभग 8 बजे का टाइम था जब पड़ोस के लोगों ने हमारा दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और कहा कि बहन तुम्हारी बहू क्यों चिल्ला रही है। तो माँ ने जल्दी से बात बनाई और कहा कि बहू को दर्द हो रहा है, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रही हूँ। डॉक्टर ने तो अगले हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन भाभी की डिलीवरी होने ही वाली थी, इसलिए माँ को भाभी को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। मैं भी माँ के साथ साथ गई थी। वहाँ डॉक्टर ने फौरन ही भाभी को एडमिट कर लिया और फिर आधे घंटे के बाद ही हमें खबर मिली कि भाभी ने बेटी को जन्म दिया। मैं तो खुशी से उछल उठी थी। मैंने खुशी से माँ को गले लगाया और कहा कि भाभी को बेटी हुई है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। माँ ने कहा कि तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है,
और इस बारे में अपने भाई को कुछ मत बताना। वैसे तो उसे 1 महीने बाद आना है, लेकिन अगर उसे बेटी की खबर मिल गई तो वो यहाँ फौरन दौड़ा दौड़ा चला आएगा। माँ ने तो भाभी की बेटी को गुस्से में अपनी गोद में भी नहीं लिया था, मगर वो बड़ी प्यारी थी। मुझे तो उसे देखकर उस पर प्यार आ रहा था। भाभी की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो बेहोशी की हालत में थी। बच्ची मेरी ही गोद में थी। माँ ने कहा कि आज रात में इस बच्ची और श्वेता को ठिकाने लगा दूंगी। मैंने कहा मगर माँ, भाभी तो हॉस्पिटल से 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज होंगी, तो फिर आप आज रात उन्हें कैसे मार सकती हो? माँ कहने लगी कि आज से अच्छा दिन मेरे लिए कोई नहीं है। मेरी माँ बहुत पहुंची हुई इंसान थी। माँ कहने लगी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस काम के लिए मैं काफी लंबे समय से तरस रही हूँ, मेरा वो काम आज होने ही वाला है। माँ मुझे लेकर कमरे के अंदर चली गई और भाभी को बड़ी तरसती हुई नजरों से देखने लगी, जो अभी तक बेहोश थी। मैंने भाभी के बराबर में ही उनकी बेटी को भी लिटा दिया था। माँ ने भाभी की बेटी का चेहरा पकड़ा और कहा कि तुम दोनों माँ बेटी को क्या लगा कि तुम दोनों मेरे बेटे की जिंदगी में शामिल हो जाओगी तो मुझसे मेरे बेटे को छीन लोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे बेटे का हक सिर्फ मुझ पर और उसकी बहन पर है। क्या तुम दोनों माँ बेटी का करने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना बड़ा किया था? मैं चाहती थी कि मेरा बेटा हमेशा हमारे साथ रहे और सिर्फ हमें ही अपना सब कुछ समझे, मगर जिस दिन से ये श्वेता मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, इसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया, उसको मुझसे दूर कर दिया, उसका ध्यान भटका दिया। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं और ज्यादा अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दे सकती, और जब तक तुम दोनों इस दुनिया में रहोगी तब तक मेरा बेटा कभी भी हम पर ध्यान नहीं देगा। मैंने कहा माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर इन दोनों का क्या हश्र करना चाहिए? माँ ने भाभी के बेड पर रखा तकिया उठाकर भाभी के मुंह पर रख दिया, जो पहले से ही बेहोश थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। तकिया जोर से मुंह पर रखने पर और उनका दम घुटने पर भाभी की मौत हो गई। भाभी जैसे लेटी हुई थी वैसे ही इस दुनिया से चली गई। उन्होंने तो कोई हरकत भी नहीं की और हमारे लिए भाभी को मारना बहुत आसान हो गया। लेकिन माँ इस बच्ची को भी मारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस अस्पताल के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है, हम वहाँ पर भी तो भाभी और उनकी बेटी को दबा सकते हैं। इससे इन दोनों माँ बेटी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैंने कहा माँ, अगर हमें ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया तो क्या होगा? माँ कहने लगी कि कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम उसे पैसों का लालच दे देंगे और उसका मुंह बंद करवा देंगे, मगर हमें इन दोनों को यहाँ से निकालना होगा। अगर यहाँ कोई डॉक्टर आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। माँ ने मुझे बाहर पहरा देने के लिए कहा और खुद माँ ने भाभी की लाश को एक चादर में लपेट लिया, जबकि उनकी बेटी मेरी ही गोद में थी। माँ ने जैसे तैसे भाभी की लाश को बेड से उतारा और चादर में लपेटकर चादर का कोना पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले आई और कहने लगी कि मेरी मदद करो। मैं उनकी मदद करने लगी और साथ ही साथ में ये भी देख रही थी कि कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन जैसे ही हमें महसूस होता कि कोई आ रहा है तो हम दोनों खामोशी से छुप जाते। वैसे भी आधी रात का समय हो रहा था। यहाँ ज्यादा पब्लिक नहीं थी, सिर्फ डॉक्टर या फिर नर्सेज ही किसी न किसी पेशेंट का चेकअप करने के लिए आ जा रही थी। मैं और माँ बड़ी मुश्किल से भाभी की लाश को गार्डन तक ले आए थे, क्योंकि जहाँ भाभी का कमरा था वो 1st फ्लोर पर था और यहाँ से हमें भाभी को अस्पताल के बाहर लाना मुश्किल नहीं था। वैसे भी हम भाभी को छोटे और मामूली से अस्पताल में लेकर आए थे, जहाँ पर कैमरे भी नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से किसी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत होता। मेरी माँ ने पहले ही सारा प्लान बना लिया था। भाभी और उनकी बेटी को गार्डन में ले जाने के बाद माँ ने एक तरफ से बेलचा उठाया और जमीन खोदनी शुरू कर दी और मुझसे कहने लगी कि तुम ध्यान रखो, अगर कोई आए तो मुझे बताना। माँ जब जमीन खोद रही थी तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, क्योंकि रात का समय था, लेकिन वहाँ गार्डन में कोई रात के समय कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए हम इस काम को लगभग 2 घंटे में कर चुके थे। माँ ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें चादर में लिपटी भाभी की लाश को धकेल दिया और साथ ही मेरे गोद में भाभी की बेटी को छीनकर उसको भी उसमें ही डाल दिया, और जितनी मिट्टी उन्होंने खोद कर निकाली थी वो सारी ही मिट्टी उन्होंने उसमें वापस डाल दी और उस जगह को अच्छे से सेट कर दिया। ये सब करते हुए मेरी माँ को बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं था। उनका कहना सिर्फ यही था कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा सिर्फ मेरा रहना चाहिए। अब मेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हट चुका है, मेरा बेटा अब मेरा हो जाएगा। हाँ, उसे अपनी पत्नी के मरने का दुख जरूर होगा। मैंने माँ से कहा, लेकिन माँ, हम भैया को क्या बताएंगे कि भाभी और उनकी बेटी को क्या हुआ और वो कहाँ गई? माँ ने कहा, इसकी प्लानिंग भी मैं कर चुकी हूँ। तुम्हारे भाई को हम बताएंगे ही नहीं कि उसकी बेटी हुई है, और सिर्फ उसको इतना ही बताएंगे
कि बहू के अचानक तेज दर्द होने लगा। उसकी तबीयत बिगड़ी। हम उसे अस्पताल लेकर जाने ही वाले थे, मगर रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और हमने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अगर तुम्हारा भाई कुछ कहेगा तो तुम और मैं रोना शुरू कर देंगे और उसको यही बताएंगे कि हमने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और ये सदमा तुम झेल नहीं पाते। मैंने माँ से कहा, माँ आपने प्लान तो बहुत ही अच्छा बनाया है, क्या ये काम करेगा? माँ कहने लगी कि हाँ ये जरूर काम करेगा। अब जल्दी से हमें यहाँ से गायब होना होगा वरना कोई भी हमें पकड़ लेगा। मैं और माँ भाभी और उनकी बेटी की लाश को ठिकाने लगा चुके थे और फिर हम अस्पताल के पीछे वाले रास्ते से अपने घर को वापस आ गए और घर आकर हम लोग सो गए। हमने सोचा कि इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले ही दिन हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए गई तो दरवाजे पर भैया को खड़े देखकर मेरी आंखों की सारी नींद गायब हो गई थी। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि भैया इस समय क्या कर रहे हैं, जबकि उनको तो अगले महीने घर आना था। भैया ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी भाभी कहाँ है, बताओ मुझे, श्वेता कहाँ है। भैया मुझे बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे। भैया को इस तरह गुस्से में देखकर मैं डर गई थी। शोर की आवाज सुनकर माँ भी जल्दी से दरवाजे पर आई। माँ ने भी जब भैया को देखा तो वो भी परेशान हो गई थी और फिर ऊपर से भैया का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर भैया ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि रात को मैंने और माँ ने भाभी के साथ क्या किया। लेकिन हकीकत ये थी कि भैया को सब कुछ पता चल चुका था। भैया बहुत गुस्सा कर रहे थे। भैया के शोर से आस पड़ोस के लोग भी हमारे घर के बाहर आना शुरू हो गए। भैया जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आपने मेरी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया, मगर मैं और माँ कुछ भी सच उगलने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी समझ नहीं आ रहा था कि भैया को ये सब कुछ कैसे पता चल गया। फिर भैया ने जो कुछ हमें बताया उसे सुनकर मेरे और माँ के होश उड़ गए थे, क्योंकि भैया अपने साथ भाभी और अपनी बेटी की लाश को भी लेकर आए थे जो एम्बुलेंस में आई थी। और एम्बुलेंस जब हमारे दरवाजे के आगे आकर रुकी तो मैं और मेरी माँ एक दूसरे को देखकर परेशान हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। माँ ने तो बड़ी ही सफाई के साथ भाभी को मौत के घाट उतारा था। भैया माँ से कह रहे थे कि मेरी पत्नी और बेटी की लाश वहाँ गार्डन में क्या कर रही थी, उसके साथ क्या किया गया। वो माँ को झंझोड़ झंझोड़ कर माँ से पूछ रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। माँ कहने लगी कि बेटा मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। भैया ने उन्हें सारी सच्चाई बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि कल रात आप जिस अस्पताल में श्वेता को ले गई थी, वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी अपनी पत्नी को लेकर वहाँ गया हुआ था। उसने जब श्वेता को और आपको वहाँ देखा और डॉक्टर से पूछा कि क्या बात है, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इनके यहाँ बेटी हुई है। उसने उसी समय मुझे ये खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि आप लोगों ने मुझे श्वेता की तबीयत के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, और इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई कि मेरे यहाँ बेटी हुई है, और आपकी तरफ से कोई फ़ोन ही नहीं आया। मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और मैं काफ़ी समय तक सोचता रहा कि पता नहीं घर से फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। मैं बार बार आप लोगों का फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मजबूरन मुझे खुद ही सुबह की ट्रेन से यहाँ आना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे डायरेक्ट अस्पताल ही पहुंचना चाहिए। मैं जब अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में भीड़ जमा थी। सारे ही लोग वहां के गार्डन में मौजूद थे। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां के गार्डन में एक औरत और छोटी सी मासूम बच्ची की लाश को किसी ने दबा दिया था। जब मैं उन दोनों लाशों को देखने के लिए आगे बढ़ा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि ये दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि श्वेता और मेरी बेटी की थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, ये सब क्यों और कैसे हुआ। मैंने अपनी बेटी और श्वेता को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। फिर वहां के लोगों ने पुलिस बुला ली और फिर मुझसे पूछताछ की गई। मैं जानता था कि जब आप लोग श्वेता को कल रात अस्पताल लेकर गई थी तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, और आपने मुझे मेरी पत्नी की कंडीशन के बारे में क्यों नहीं बताया। उसी समय वहां पर पुलिस भी आ गई थी, क्योंकि अस्पताल के डॉक्टर ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं और माँ भाभी को अस्पताल लेकर गए थे, इसलिए हमने ही भाभी के साथ ये सब कुछ किया होगा।
भैया ने साथ ही ये भी बताया कि आपने तो मेरी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से गड्ढे में दबाया था, लेकिन आप लोग बहुत जल्द घर आ गई क्योंकि वो गड्ढा ताज़ी था और सुबह के समय जब गार्डन में माली पौधों को पानी देने के लिए आया तो अचानक उसका पैर उस ताज़ी गड्ढे पर चला गया और उसे लगा कि जरूर इस जगह के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये तो अच्छा था कि माली ने फैसला किया कि वो देखे तो सही कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ था। उसने वहाँ की जगह को खोदना शुरू कर दिया और फिर वहाँ से एक औरत और बच्चे की लाश मिली। मुझे शर्म आती है माँ आप पर, और आलेखा तुम पर भी। मुझे बताओ आखिर तुम दोनों ने ये सब कुछ क्यों किया? मैंने तो रोना शुरू कर दिया था। माँ अभी भी झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन भैया ने कहा कि अब कोई झूठ नहीं चलेगा। माँ, सारे सबूत आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को और बेटी को मारने में आप दोनों का हाथ है। पुलिस ने भी हम दोनों माँ बेटी के हाथ में हथकड़ी डाल दी थी। माँ और मैं जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मगर भैया पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। मगर भैया जानना चाहते थे कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। माँ ने भैया से नजर चुराते हुए कहा कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे और अपनी बहन की बनकर रहो, मगर तुमने तो उस लड़की के साथ शादी कर ली और तुम उसे इस घर में लाने के बाद बहुत ही अहमियत देने लगे। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि मैं श्वेता को इतना तंग करूं कि वो एक दिन खुद ही तुम्हें छोड़कर चली जाए, मगर वो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार होती इससे पहले ही उसे माँ बनने की खुशी मिल गई, जिसकी वजह से तुम उसे और भी नहीं छोड़ सकते थे। बस उसी दिन से मेरे दिल में श्वेता और उसके बच्चे को खत्म करने की सोच आ गई थी। मैं जब जब उसका बच्चा खत्म करने की कोशिश करती तब तक कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, लेकिन अब तुम भी यहाँ पर नहीं थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। भैया की आंखों में आंसू आ गए और भैया ने कहा कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी, उस मासूम सी बच्ची की आखिर क्या गलती थी? आपने उसे क्यों मार दिया? माँ ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा आए। हम ही तुम्हारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। भैया ने अपना सर पकड़ लिया और अपने बाल नोचते हुए कहने लगे कि मुझे तो शर्म महसूस हो रही है आपको अपनी माँ भी कहते हुए। माँ, वो मेरी पत्नी और मेरी बेटी थी, मेरी जिंदगी का हिस्सा, और आपने मेरी जिंदगी के हिस्से को ही मुझसे छीन लिया। आपको क्या लगता है कि अब मैं आपको मिल सकता हूँ? कभी भी नहीं। आप मेरी माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं आप दोनों से सारे संबंध खत्म करता हूँ। आपका बेटा आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया। भैया की आंखों में तो खून उतर आया था। भैया को मुझ पर और माँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। माँ की आवाज में कपकपाहट थी और दूसरी तरफ पुलिस हम दोनों के हाथ में हथकड़ियाँ डाल चुकी थी। भैया ने कहा, ले जाओ इन दोनों को मेरी नजरों से दूर, और इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने 2 मासूमों की जान ली है। मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि नहीं भैया, ऐसा मत करो। भैया, मैंने कुछ नहीं किया। भैया कहने लगे कि तुम भी माँ के साथ मिली हुई थी, इसलिए तुम भी सजा की बराबर से हकदार हो। हम लोग चिल्लाते रह गए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ ने भैया को मुड़कर देखा और कहा कि बेटा, मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया। हम दोनों चिल्ला चिल्लाकर रो रहे थे, मगर भैया ने दोनों को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अपनी पत्नी और बेटी को खोने के बाद उनमें अपनी माँ और बहन को खोने की हिम्मत ही नहीं थी। उन्होंने हम दोनों से मुंह मोड़ लिया और फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी जेल में आ गए। यहाँ हमें कड़ी सजा हुई। मैंने सिर्फ अपनी माँ का साथ दिया था, इसलिए मैं कम सजा की हकदार थी, लेकिन ये कलंक मेरे लिए कम नहीं था कि ससुराल जाने की उम्र में मैं जेल जा चुकी थी और मेरी माँ, जिन्होंने अपनी बहू और पोती को मार डाला था, उन्हें एक लंबी सजा हुई। मुझे हमेशा उम्मीद रहती थी कि भैया जेल में हमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, मगर भैया कभी हमसे मिलने ना आए क्योंकि वो हमसे सारे संबंध खत्म कर चुके थे। मैं आज भी वो समय याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मुझे ही माँ को ये सब गलत करने से रोकना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा अपनी माँ को ही ठीक समझती रही। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज इस कहानी के माध्यम से ये बात भी साबित हो गई कि औरत ही औरत की दुश्मन है। जो माँ अपने बेटे की खुशियाँ सिर्फ अपनी परछाई में देखना चाहती है, वो उसकी जिंदगी से किस तरह से रोशनी छीन लेती है। परिवार का अर्थ केवल अपना हक जताना नहीं, बल्कि नए रिश्तों को अपनाना भी होता है। जो माँ अपनी बहू को बेटी की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह देखती है, वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी संस्कृति को भी बर्बाद कर देती है। नारी शक्ति का सही रूप दूसरी नारी का सम्मान करने में है, ना कि उसका अपमान करने में। जो माँ अपनी बेटी को ससुराल में सुखी देखना चाहती है, वही माँ अपनी बहू को उसी सुख से वंचित क्यों रखे।
जिस तरह बेटी के लिए ससुराल एक नया संसार होता है, वैसे ही बहू के लिए भी ससुराल एक नई दुनिया होती है। अगर हर माँ अपनी बहू को भी बेटी का दर्जा दे तो कोई भी घर टूटा हुआ नहीं लगेगा, बल्कि हर आंगन खुशियों से रोशन होगा। मेरी गुजारिश है उन सभी माताओं से, अगर आप अपनी बहू को बेटी का दर्जा देंगी तो आपकी अपनी बेटी भी ससुराल में बहू नहीं बल्कि बेटी ही बनकर रहेगी, क्योंकि यही तो कर्म का नियम है। जैसा आप देंगे वैसा ही लौट कर आपके पास आएगा। प्यार और सम्मान बोएंगी तो वही आपको वापस मिलेगा। एक अच्छा परिवार बनाने के लिए सास को भी माँ बनना होगा, तभी हर घर में सुकून और खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।